हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होती है। देखो, सागरी खरपतवार की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो वो जो सागर के अंदर है, अगर खरपतवार की देखें तो एक होती है पानी में और एक जो होती है तटीय भाग में, है ना। और इन दोनों में ही जो मेन होती है वो होती है आपकी शैवाल। ठीक है, शैवाल या एल्गाई। अब शैवाल जो होती है कई टाइप की होती हैं, जैसे अगर आप देखो तो ग्रीन भी होती है ना, रेड भी होती है और ब्राउन भी होती है, और भी कई प्रकार की होती है तो ब्राउन भी होती है। तो यहाँ पर जो मेन बात आपसे की जा रही है वो की जा रही है ब्राउन शैवाल से। और एक तरह की ब्राउन शैवाल होती है जिसे हम बोलते हैं लेमिनेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया वो शैवाल है जिससे हमें एक तत्व मिलता है, उसे हम बोलते हैं आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडीन। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अब यहीं से आपको याद रखना है कि आयोडीन जो होती है अधातु है, लेकिन कैसी? चमकीली। ठीक है। अब चमकीली में एक और होती है, कौन सी होती है? ग्रेफाइट। वो भी चमकीला होता है। तो इतनी चीजें आपको देखो, एक दूसरे से लिंक करके पढ़ो चीजों को। ठीक है, तो हमें आयोडीन मिलती है ना। क्या मिलती है? कभी अगर तत्व पूछे ना, केवल अधातु पूछे कौन सी अधातु मिलती है, तो भी आपको याद रखना है कि आयोडीन है, जो आयोडीन मिलती है। ओके, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्लोरीन हमें कहाँ से मिलेगा? क्लोरीन हमें मेनली मिलता है NaCl, लवण से। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल, मूली, गेहूं या सेम? सही आंसर क्या है? शैवाल। अभी हमने बात की कौन सी शैवाल? ब्राउन, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ब्राउन सेवल। और नाम भी आपको याद रखना है, लेमिनेरिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? उपास्थि या हड्डियों के निर्माण, एक ही है वो, है ना। उपास्थि या हड्डियों के निर्माण के संपोषण में आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन या मैग्नीशियम? क्या होता है? देखो यहाँ पर सही आंसर है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम होता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, अगर टोटल देखो, टोटल बॉडी वेट का जो होता है करीब 40 to 50% क्या होता है? हड्डी होती है ना। क्या होती है? हड्डी। और इन हड्डियों में भी जो ये वाला पार्ट है, इसका भी जो 80% होता है, वो क्या होता है? लगभग कैल्शियम। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। अब जिंक क्या होता है? जिंक देखो ये क्या करता है? विटामिन ए, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए को सक्रिय करने का काम करता है। अगर आपके पास विटामिन है और जिंक नहीं है, आपकी बॉडी में कमी है, तो विटामिन ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, सक्रियता नहीं हो पाएगी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है। कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम नहीं है, यहाँ पर है कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त होती है? मतलब किस लिए होती है? निमित्त मतलब कारण। किस कारण होती है? हड्डियों के विकास में, खून जमने में, मांसपेशियों के कार्य करने में, या उपरोक्त सभी? कैल्शियम, कैल्शियम की किस वजह से होती है? सभी के लिए होती है। ओके, आपको याद रखना है, सभी चीजों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देखना चाहो तो चलो देख लेते हैं। जैसे जो मांसपेशी होते हैं ना, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, आपने देखा होगा मांसपेशी संकुचन होता है। तो संकुचन के लिए क्या आवश्यक होता है? संकुचन के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक, देखो पालक सबसे पहले आता है एक ग्रीन, ग्रीन वेजिटेबल, है ना। और ग्रीन वेजिटेबल जो मेनली होती है उनमें होती है आयंस। ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? आयरन, बिल्कुल ये सही है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा, लोहा मतलब आयरन, अभी हमने पढ़ा, पालक से, मछली से, दूध से या पनीर से। नो डाउट सभी से मिलता है, लेकिन मेनली जो रिच सोर्स होता है वो पालक ही होता है। ओके। चलिए अगला। और मछली से क्या मिलता है? मेनली मछली से मिलता है विटामिन ए, मुख्य रूप से। और दूध से सभी प्रकार के मिल जाते हैं, फास्फोरस मेनली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। लोहा आवश्यक है शरीर के ऊतकों, देखो यहाँ पर जो मैंने बताया ना फास्फोरस, तो इसको भी आपको याद करना, जो फास्फोरस की आपूर्ति होती है वो दूध से होती है ना। ये चीज याद रखना, मानव शरीर में फास्फोरस की आपूर्ति
दूध द्वारा होती है ना, ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है, आप इसे याद कर लेना। अगला, लोहा आवश्यक होता है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में, या फिर सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। किसके लिए होता है? ऑप्शन डी, सभी के लिए। देखो, अगर आपके पास लोहा है तो लोहा है तो इससे क्या होगा? एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि एनीमिया में क्या हो जाती है? थकावट हो जाती है। ठीक है। और थकावट क्यों होती? जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हमारे बॉडी के सभी भागों तक, और बॉडी के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। तो अगर आयरन की कमी है तो पहली बात तो आपका स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहेगा। दूसरा, आरबीसी के निर्माण में बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। तो आरबीसी का निर्माण, हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो आरबीसी कैसे बनेगी? आरबीसी नहीं बन पाएगी। दूसरा, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बिल्कुल सही, वो ऑक्सीजन तो पहुंचाते ही। एक जो आयरन होता है या हीम होता है, वो क्या कहता है? 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? खाद्य स्रोत जो हम खाते हैं और लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब आयरन का। तो वो क्या है? चावल, नारंगी, गेहूं या सेब, इनमें से क्या है? देखो, अगर आपको पालक दी होती या ग्रीन वेज दी होती तो आप फौरन इसे टिक कर देते, पर ऐसी कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको याद रखना है, जो आयरन का मेन सोर्स होता है वो सेब होता है। ठीक है। गेहूं किस चीज का? गेहूं में होते हैं फाइबर्स, है ना, मेन सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है ये फाइबर्स का। और अगर हम नारंगी की बात करें तो इसमें क्या होता है? विटामिन सी, मतलब सिट्रिक एसिड होता है इसमें। ठीक है। एस्कार्बिक एसिड होता है इसमें। ओके, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? भरपूर लोहा पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में या नारंगी में? सही आंसर क्या है? हरी सब्जियों में। देखिए, दूध में क्या होता है? फास्फोरस, ये चीज आपको याद रखना है। अंडे में क्या होता है? कैल्शियम, है ना। और नारंगी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? नहीं है आपसे पूछा है। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल के द्वारा क्या स्कर्वी होती है? विटामिन ए के कारण। देखो, एस्कार्बिक अम्ल के कारण इस पर स्कर्वी होती है, बिल्कुल सही। एस्कार्बिक कौन सा होता है? विटामिन सी। ठीक है। अब विटामिन ए, विटामिन ए मतलब रेटिनॉल की बात यहाँ पर की जा रही है। और रेटिनॉल के कारण क्या होती है? रेटिनॉल की कमी के कारण होती है रतौंधी। ठीक है। वर्णांधता नहीं होती। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है। और रक्त जमना, बिल्कुल। अब थायमिन, थायमिन क्या होता है? बी1। और बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन ए। अब अगर हम बात करते हैं वर्णांधता की, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये कैसा होता है? ये एक जन्मजात रोग होता है जो तीसरी पीढ़ी में दिखता है। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आपसे ये पूछा गया है। कैल्शियम की कमी से, लोहे की, जस्ते की, या आयोडीन की? सही आंसर क्या है? लोहा, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया में होता क्या है? थकावट, थकावट या सांस फूलना। जब आप थक जाओगे तो सांस तो फूलेगी, तो थकावट या सांस फूलना, ज्यादा दूर तक आप चल नहीं पाते हो। अगला, एक गिलास पानी पीने से किसकी कैलोरी मिलती है, या कितनी कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी से? 0, 1, 2, 3, कुछ भी नहीं मिलता है। पानी से किसी भी प्रकार की हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसको हम CSIR भी बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में, या लखनऊ में? ये है कर्नाटक। देखो, मुझे याद है कि ये कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका में है, मुझे ये पता है। अब यहाँ पर अगर आप कर्नाटका की बात करो तो केवल एक ही है, मैसूर। ये तो यूपी में आता है। ये कहाँ पर आता है? हैदराबाद तेलंगाना में आता है। और रांची कहाँ पे आता है? झारखंड में आता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? अमाशय, आंत, मस्तिष्क, या
अग्नाशय। सही आंसर यहाँ पर क्या है, जो टाइफाइड होता है उसके कारण आंत प्रभावित होती है। और जो टाइफाइड होता है, आपको एक और चीज याद रखना है टाइफाइड के केस में, और आपको ये याद रखना है कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड मेनली होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण। क्या, एक तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इस जीवाणु का नाम क्या होता है? साल्मोनेला। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि आंखों को दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर दूरदृष्टि की आप बात करो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, तो मान लीजिए ये है आपकी आंख। ठीक है, ये आपकी आंख है, और यहाँ पर है रेटिना। ठीक है, ये क्या है, ये है रेटिना, और ये क्या है, ये है आपकी आई बॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जब आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और इससे कोई किरण निकल कर आएगी आपकी आंखों से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे, क्योंकि ये दूरदृष्टि दोष है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। इस वजह से हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाएं जो कि प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए, मतलब यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब। तो हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो कि रेटिना के, रुको एक मिनट, मैं डायग्राम को ठीक से कर दूं। ठीक है, अब देखो, हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो कि किरणों को थोड़ा सा झुका दे। और झुकाने का काम कौन सा लेंस करेगा? झुकाने का काम करता है, कौन सा लेंस करता है झुकाने का काम? झुकाने का लेंस करता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आप एक और उत्तल लेंस को लगा दोगे, तो जब किरणें आएंगी तो कुछ हद तक झुक जाएंगी, और ये झुकी हुई किरणें आपके आई लेंस, मतलब इस वाले लेंस से और भी ज्यादा झुककर इस तरह से रेटिना पर मिलकर प्रतिबिंब बना देंगी। तो ये किस वजह से हो रहा है? आपका प्रतिबिंब जो यहाँ बनना चाहिए था, अब वो यहाँ बन रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो ये डिस्टेंस किस वजह से इंक्रीज हुई आपको लग रही है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी फोकस दूरी है वो कुछ बढ़ गई है। ओके, फोकस दूरी बढ़ने का मेन कारण ये होता है कि आपका जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक छोटा हो गया है। समझ में आ रही है बात? नेत्र गोलक छोटा हो गया है, मतलब कि आपका जो नेत्र गोलक ऐसा होना चाहिए था इस तरह से, वो अब ऐसा मुड़ गया है। समझ गए? जिस वजह से आपकी जो फोकस दूरी है ना वो इंक्रीज हो गई, अब वो ज्यादा दूर तक जा पा रहा है। तो नेत्र गोलक के छोटा होने से, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, आप खुद सोचो, अगर इस तरह से है, कोई किरण यहाँ आई तो वो यहाँ मिल गई, यहाँ आई वो यहाँ मिल गई। लेकिन जब आपका नेत्र गोलक इस तरह से हो जाएगा तो किरणें यहाँ आएंगी और वो जाएंगी दूर तक। ठीक है, आप देखो अपने अनुसार देखो तो ये दूर तक चली जाएंगी। ओके, तो सही आंसर क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हैजा का क्या कारण है? हैजा, हैजा एक तरह की कैसी डिसीज है? एक बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिसीज है ये, है ना? अब बैक्टीरियल मतलब किससे? विषाणु, फफूंदी, शैवाल या जीवाणु। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीवाणु के कारण। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है। तो आपको याद रखना है कि ब्रीवियो कोलेरा। क्या नाम याद रखना है आपको? इसका नाम आपको याद रखना है ब्रीवियो कोलेरा। ठीक है, ब्रीवियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है। ये कौन सा? ये बैक्टीरिया है जिसके कारण से हैजा रोग फैलता है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग के लिए? देखो, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जांच की जाती है ना, नो डाउट, अलग के लिए अलग अलग जांच की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो टीबी, तो टीबी रोग के लिए भी एक जांच की जाती है, जिसे हम IGRA बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो IGRA टेस्ट होता है ये, जो कि टीबी रोग के लिए किया जाता है। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है? इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, है ना? चलो मैं लिख देता हूँ,
इंटरफेरॉन, गामा रिलीज एसेस, ठीक है ना, ये होता है। इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। क्या बोल देते हैं? ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट, है ना, ये चीज बोल दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। ये अब दूसरा पोलियो, पोलियो के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, वो तो पता चल ही जाता है। एल एड्स, एड्स होता है एलिसा, एड्स के लिए हम एलिसा जांच करते हैं, एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI, औषधि की बात हुई है यहाँ पर, स्थित है कहाँ पर? स्थित है हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में, या फिर नागपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूपी, है ना, यूपी में है। यूपी में कहाँ? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। H1N, देखो ये क्या होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं, कई तरीके होते हैं, करीब 29 एवियन वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ ही है जो कि मनुष्य को प्रभावित कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा बर्ड फ्लू है, जो कि मनुष्य को प्रभावित कर देता है। एक तो होता है N1H5 और दूसरा होता है N5H1, ये दोनों मनुष्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक और जस्ट 1 महीने पहले की बात है, ये मान के चलिए कि अप्रैल की ही बात है। तो अप्रैल में ये देखा गया है कि एक और वायरस है जो H5N5 है, जो कि मनुष्य को इन्फेक्टेड करने लगा है। तो ये काफी बड़ा ग्लोबल कंसर्न बन गया है WHO के लिए भी, ठीक है। इसके केसेस आए अमेरिका में सिर्फ, और अभी कहीं तक कहीं भी नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H1H5 नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? H5N1। देखो ये चीज आपको याद रखनी है, H5N1, लेकिन केवल दो ही हैं जो कि प्रभावित करते हैं, एक तो H1H5, एक H5N1। और अभी अभी H5N5 ने किया है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, इसलिए हम इसे अभी काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश अधिकांश टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है? फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड। सही आंसर क्या है? फ्लोराइड, है ना, फ्लोराइड डाला जाता है। अगर फ्लोराइड की कमी हो जाए, इससे फ्लोरीन की अगर कमी हो जाती है, मान के चलिए यहाँ पर अगर आप देखो फ्लोरीन कमी हो जाए, तो फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाए? मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े या दांत कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खसरा रोग का कारक क्या होता है? खसरा, खसरा मतलब मीजल्स। आपसे पूछा गया है क्या है? विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, या फिर जीवाणु। क्या होता है खसरा रोग का? तो खसरा रोग का जो मेनली होता है, एक होता है वायरस, वायरस मतलब विषाणु। ये कैसा होता है? वायरस के कारण होता है। और वायरस कौन सा वायरस होता है? रुबेला, ठीक है ना, रुबेला वायरस के कारण होता है, ये चीज आपको याद रखें। वहीं अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ के जो दौरान जो रोग होता है, एक तो होता है पेचिस, जो कि प्रोटोजोआ से होता है, और दूसरा कौन सा होता है? मलेरिया, ठीक है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। वहीं अगर हम कृमि की बात करें, तो कृमि से क्या होता है? एलिफेंट फुट, है ना, हाथी पांव, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वहीं अगर हम जीवाणु की बात करें, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, खसरा होता है। जैसे जीवाणु से कई तरह के रोग हो जाते हैं, जिनमें खसरा मेन है। इसके अलावा हैजा और टाइफाइड जैसे भी रोग हो जाते हैं, टाइफाइड और हैजा, ये इस तरह के भी रोग हो जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार, देखो थेरेपी क्या होता है? थेरेपी होती है एक तरह की उपचार की प्रणाली, लेकिन अगर इसके आगे हम लगा देते हैं साइको, तो साइको थेरेपी का मतलब सीधा सीधा सा बात है, हो जाता है मस्तिष्क चिकित्सा। साइको, साइकोलॉजी से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इधर पर हम बोल देते हैं मस्तिष्क चिकित्सा, ठीक है। दूसरा होता है केमोथेरेपी, ये किस चीज की होती है? कैंसर उपचार के लिए होती है। वहीं हमारे पास में आती है एक और फिजियोथेरेपी, हम सभी जानते हैं किससे? फिजिकल, जो हमारे आ, हाथ पांव होते हैं, उनमें किसी तरह की मोच आ जाए, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, हमारे हाथ पैर ठीक से वर्क करते रहे। दूसरी होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है? इसे हम कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी भी बोल देते हैं, है ना। दो नाम है, एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
थेरेपी, है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी होती है, इसमें किस द्वारा कैसे उपचार किया जाता है? विद्युत ऊर्जा के द्वारा। विद्युत ऊर्जा द्वारा उपचार किया जाता है, आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर क्या बोलते हैं? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, WBC की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज, है ना? इंक्रीज हो जाती है। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया होती है थकावट वगैरह होने लगता है। और किसकी कमी से होता है ये आपके बॉडी में होता है। कौन सी कमी से? विटामिन ए की कमी से एनीमिया हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जो क्या चाहिए, आयरन की कमी से, है ना? आयरन कमी से भी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा आप मान के चलो B6 होता है, B12 होता है, इनकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, थकावट है, आयरन की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा। हीमोफोलिया, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त स्राव नहीं रुकता, मतलब ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती ही रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, और इसी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, राजशाही बीमारी या रॉयल डिसीज का नाम दिया जाता है। अब बात आती है ल्यूकोडर्मा। जहां पर भी डर्मा आ जाए वहां पर आपको याद रखना है, डर्मा आ गया मतलब स्किन से संबंधित है। लेकिन अगर आप बात करो ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा, तो ल्यूकोडर्मा मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कलर होता है आपकी स्किन कलर, स्किन कलर वो चेंज हो जाता है, मतलब वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी स्किन सांवली है, तो सांवली नहीं रहेगी, उसमें कुछ कुछ चिकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, आपने देखे होंगे। किसी की वाइट है तो उसमें भी चिकत्ते अलग ही दिखने लगेंगे कि इसको ल्यूकोडर्मा हो गया है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। अगला है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह की बात हो रही है, मतलब शुगर, है ना? शुगर किसकी वजह से होता है? जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन है, तो जिसे रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है अग्नाशय, अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज नहीं है। किडनी, हृदय या लीवर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।